नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। राजनीति में हर बयान का एक खास मायने होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ताजा बयान ने इसलिए हंगामा खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि यूपी में सांप्रदायिक माहौल गरमाए रहने पर बीजेपी को फायदा होगा। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बीजेपी के और नेता तो हालिया सुर्खियों में रहे लव जिहाद के मुद्दे को भी भुनाते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी लव जिहाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या यह सब एक खास रणनीति के तहत हो रहा है? क्या लव जिहाद जैसे मुद्दे से भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? लव जिहाद पर ऐसी प्रतिक्रियाओं से क्या दो समुदायों के बीच खाई नहीं पैदा होगी? और सबसे अहम बात यह कि आखिर आम जनता लव जिहाद के मुद्दे पर इससे होने वाली बयानबाजियों से कितना प्रभावित होती है? ये सारी बातें आज बड़ी बहस में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीति के नए प्लॉट तलाशे जा रहे हैं और क्या लव जिहाद भी ऐसा ही मुद्दा तो नहीं जिसके सहारे एक खास तरह की साजिश रची जा रही है। वर्ग विशेष के खिलाफ एक अभियान के रूप में चलाया जाए, जोर जबरदस्ती किया जाए, महिलाओं के साथ में दुष्कृत्य करने के बाद में उनकी फिल्म बना के प्रदर्शित करके उनको ब्लैकमेल करके उनके घर वालों को ब्लैकमेल करके और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए, उनको अपने साथ में रहने के लिए मजबूर किया जाए। तो इस प्रक्रिया का विरोध स्वाभाविक है, वो कोई दल नहीं करता, लोग करते हैं। और जब जनमानस खड़ा हो जाता है तो वही पूरे वातावरण में जब फैलने लगता है तो लोग कहते हैं ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये आरएसएस का षड्यंत्र है, किसी और का है। बीजेपी और आरएसएस ने ये सब चीजें नहीं कराई। लव जिहाद के मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का यह ताजा बयान इस मुद्दे पर पार्टी लाइन को साफ करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पार्टी नेताओं ने लव जिहाद पर तीखी आपत्ति जताई हो। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की एक सीडी पर विवाद चल ही रहा है, ऊपर से मिलते जुलते ताजा बयानों ने उसे और हवा दे दी है। उधर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि मदरसों के माध्यम से देश में लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। ये इनको लव जिहाद का ये आंदोलन चलाने वाले मुस्लिम युवकों को ये पैसा भी मिलता है और पैसा सारे का सारा अरब कंट्रीज से आता है। और मुझे लगता है कि देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जाने के लिए ये सारे के सारे षड्यंत्र हिंदुस्तान के खिलाफ इस देश में चल रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल है कि क्या वाकई कोई संगठित धार्मिक गिरोह इस काम में लगा हुआ है या लड़कियों को प्रताड़ित करने वाले ऐसे मामले व्यक्तिगत हैं जिन्हें लव जिहाद का नाम देकर इस पर तेज विरोध के सुर अलाप कर कोई हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। वैसे लव जिहाद के ऐसे कई मामलों की जांच में पुलिस ने ऐसे किसी गिरोह की संलिप्तता या बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन अब तक साबित नहीं की है। फिर इस मुद्दे पर ऐसे तीखे और लोगों की भावनाओं को उकसाने वाले बयान क्यों? क्या ये हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच एक खाई पैदा करने की सियासत करने की कोशिश है? एक दूसरे समुदाय के प्रति संदेह का बीज बोकर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है? ऐसे सवालों को तब और हवा मिलती है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि विधानसभा चुनाव तक सांप्रदायिक माहौल गरमाया रहा तो बीजेपी यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी की ऐसी कोशिश पर तमाम विपक्षी दलों की नजर है और वो ऐसे बयानों की निंदा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में अभी फौरन कोई चुनाव है नहीं, उसको समय बाकी है। अभी से बड़ी बड़ी बातें करना उचित नहीं होगा। उस वक्त हालात क्या बनेंगे जब चुनाव सामने होगा तब। दूसरी बात ये कि अमित शाह जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को, जो आज केंद्र में रूलिंग पार्टी के प्रमुख हैं, उनको वो जिम्मेदारी के साथ में बयान देने चाहिए इस तरह से कि भाई अगर कोई फसाद होते हैं तो हम जीतेंगे। ये बयान जो है ये बहुत ही खतरनाक बयान है और मैं इस बयान की बहुत ही सख्त शब्दों में निंदा करूंगा। कभी कभी सच जबान पे आ ही जाता है। अमित शाह साहब जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर करते रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, वो सारे के सारे कम्युनल वायलेंसेस उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आज उनकी जबान से सच निकल आया है। मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि खतरे की घंटी बज गई है उनके खिलाफ। और हम तो पहले से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने काम को तेज करने की जरूरत है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाना और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की सख्त जरूरत है, वरना भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग करके उत्तर प्रदेश में और बिहार में जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना लेती, उसकी ये समझे कि दिल्ली की उसकी सरकार अधूरी है। सवाल यह है कि तमाम विरोधों के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले बयान रुकना तो दूर, अब उनकी जद में लव जिहाद को भी ले लिया गया है। फिर भी न तो तथाकथित लव जिहाद के मामले रुक रहे हैं और न ही इस पर होने वाली राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे यूपी के डीजीपी एएल बनर्जी ने कहा है कि यूपी में लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये फैजाबाद में उन्होंने बयान दिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं और कांग्रेस नेता पीएल पूनिया जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। हरीश जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जो नेता, सांसद, पार्टी के कद्दावर नेता जो बयान दे रहे हैं, ये इनपुट्स आपके पास कहां से आ रहे हैं? किस तरीके से आपके दावे को मजबूती मिल रही है लव जिहाद के मुद्दे पर? देखिए पूरे देश में तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर के आप मीडिया के द्वारा भी दिखाया जा रहा है और कहीं न कहीं ये दिखाई भी पड़ रहा बहुत दिनों से कि नाम बदल करके, धर्म बदल करके और कहीं न कहीं इस प्रकार लड़कियों को फंसाने का प्रयास हो रहा है और इसमें उनसे शादी करके फिर उनको धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है। अभी तारादेव का उदाहरण सामने आप सबके सामने है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जो लव जिहाद का मामला है, इसमें एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार नौजवानों को प्रोत्साहित कहीं न कहीं से किया जा रहा है और वो नौजवान आगे बढ़ करके इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं सुनाई पड़ रही हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार दौरे पर गया। लगभग 2, 2.5, 3 वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं बीच बीच में आती रहती हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये निंदनीय है। जहां तक हमारे नेताओं के बयान की बात है तो हमारे यहां कोई नेता इसको मुद्दा बनाने की दृष्टि से कोई बात नहीं कर रहा है। जो सामने घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को देखते हुए हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है कि अगर किसी को इस प्रकार फंसा करके उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए तो ये निंदनीय है। इसकी इजाजत ना तो हिंदू धर्म देता है ना मुस्लिम धर्म देता है। तो आपका विरोध तब क्यों शुरू हुआ जब केंद्र में आपकी सरकार बन गई है? अगर एक प्रेसिडेंट रहा हूं और इसके पहले 2-2.5 साल पहले मैं मेरठ में गया था। इसी प्रकार की एक घटना थी, उस पर मैंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार की बात की है। बराबर आवाज उठते रहे हैं, लेकिन ये घटना चूंकि बड़ी हो गई और इसमें एक बड़ा नाम इसमें शामिल था, इस नाते ये चर्चा आम जन तक हो गया और निश्चित रूप से ये सबके ध्यान में आया और इस पर तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को और जहां भी हो रहा है उसको रोक लगानी चाहिए। चलिए पूनिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी की जो दलीलें हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है लव जिहाद वगैरह वगैरह कोई टर्म, उसको नाम कुछ भी दिया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवार या कुछ लड़कियां ऐसी जरूर हैं जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। देखिए, लव जिहाद का बात कहें या अमित शाह जी का जो बयान है उसकी बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोटों का पोलराइजेशन किया और उसके बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हम अमित शाह फार्मूला, जो यूपी का फार्मूला है अमित शाह का, उसको हम महाराष्ट्र में लागू करेंगे। और उसी तरह का बयान अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी
उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का माहौल बना के रखेंगे तो हमारी जीत पक्की है और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। और ये लोकसभा चुनाव के दौरान में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई मुजफ्फरनगर, सहारनपुर बाद में, तो ये बड़ी निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसको बढ़ावा देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो उसमें आरोपी थे, विधायक थे, उनको नरेंद्र मोदी जी के मंच पर, चुनाव सभा के मंच पे उनको सम्मानित किया जाता है, उनको महिमा मंडित किया जाता है, संदेश किया जाता है। ये गलत है। और मैं इसके बारे में आता हूं, हरीश जी आपके पास मैं आता हूं, पूनिया साहब की बात पूरी होने दें। एक सेकंड। अरे हरीश जी अभी बता रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत गए हैं और देखा है। मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है एक आध आपने चुनाव के पहले आप मेरठ की कह रहे हैं, जरूर घटना हो गई। लेकिन इस तरह से व्यापक रूप से जो इस तरह प्रचार करना, ये तो समाज में गलत संदेश पैदा कर रहे हैं। कहीं अगर हुआ भी, भाई आपस में आप अपने अब्बास नकवी साहब से पूछ लीजिए, शहनवाज हुसैन साहब से, ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं पूनिया साहब। हरीश जी क्या जवाब है आपका? किया है बिल्कुल, लेकिन इस तरह का एक जनरल स्टेटमेंट दे देना, सामान्य स्टेटमेंट दे देना। मैं आता हूं पूनिया साहब आपके पास। हरीश जी, जो आरोप आप पर पूनिया साहब लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं, उसके क्या जवाब हैं आपके पास? आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें निकाल लेते हैं, यही फॉर्मूला आप हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अप्लाई कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग केवल एक बीजेपी का हवा इस प्रकार का लोगों को डरवा करके ध्रुवीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं एक समाज, विशेष समाज में। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि हम महाराष्ट्र में, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि महाराष्ट्र में लागू करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ध्रुवीकरण करेंगे या इस प्रकार का कोई वो करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनकी रणनीति में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जिस प्रकार विकास का नारा हम लोगों ने दिया, जिस प्रकार मोदी जी के कामों का प्रचार हम लोगों ने गांव गांव किया, और हम लोगों ने कहा कि अगर देश में भाजपा की सरकार आएगी तो मोदी जी जैसे गुजरात का विकास किए हैं वैसे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश का विकास करेंगे। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से लव जिहाद का मसला बार बार सामने आ रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण हो सकता है, आखिर सियासी दलों को ऐसी बयानबाजी करने की नौबत क्यों आई है? हमारे साथ बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं और कांग्रेस नेता पीएल पूनिया जी हैं। पूनिया साहब, जब चुनाव हो रहे थे या चुनाव के बाद भी जो समीक्षा हुई उसमें ये बात रखी गई कि हम जनता को अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं बता पाए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जनता के बीच में हमें रखनी चाहिए थी। नतीजे आ गए, सरकार बन गई, वो बात बीत गई। लेकिन अब आपको कौन रोक रहा है? अगर बीजेपी या कोई भी दल या कोई संगठन ऐसी बातें कर रहा है जो आपको लगता है कि सूट नहीं करती है हिंदुस्तान की राजनीति में, तो उसका मुखर होकर के अब क्यों विरोध नहीं हो पा रहा है? वो बातें जनता के सामने क्यों नहीं रखी जा रही? नहीं, जनता के सामने रखी जा रही हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हरीश जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक हवा बना रही है, तो हम तो कोई हवा नहीं बना रहे हैं। बयान तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। आज आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपके पार्टी के राष्ट्रीय सत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बड़ा तो नहीं है। वो जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो उसका मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर एक परिणाम है, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात बताए कि नहीं बताए, अब विकास का मुद्दा पिछले चुनाव के आखिरी दौर में नहीं रहा, वो केवल और केवल ध्रुवीकरण हुआ और उसका लाभ उठाया। अब हम पूछना चाहते हैं, अगर वहां महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि अमित शाह फार्मूला हम अपनाएंगे, तो कौन सा फार्मूला था उत्तर प्रदेश में? हमको बताया तो जाए। वही तो फार्मूला था जो धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना, वही फार्मूला था। आप कंगन को आरसी क्या अभी पूछ लेते हैं पूनिया साहब। हरीश जी, कौन सा फार्मूला था आप बताइए। और आपके नेता ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनकी तरफ से बात आती है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी बातें तो आपकी तरफ से आ रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अमित शाह जी का जो फार्मूला था, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि बहुत धरातल स्तर पर जाकर के अमित शाह ने अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण को कैसे ठीक किया जाए, उत्तर प्रदेश में जो विकास रुका हुआ है, जो पिछले
10-12 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास जो रुका है, उसको विकास कैसे हम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार हम कैसे दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बदतर कानून व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें हम लोगों ने जनता के बीच में की। और मोदी जी के काम का जो गुजरात में उन्होंने काम किया है, सरकार का चुनाव नहीं था, हम लोगों ने उदाहरण दिया कि जैसे गुजरात का विकास हम लोगों ने किया है, गुजरात में 24 घंटा लाइट देने का काम किया है, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है, अच्छी सड़क बनाने का काम किया है। तमाम ऐसा विकास जो गुजरात में हमने किया है, उसको हम आने वाले समय में पूरे देश में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी की जो रणनीति, वह यह रणनीति ना कि ध्रुवीकरण की रणनीति। निश्चित रूप से जब कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो उनको अपनी उपलब्धि बताने ठीक है, मैं आता हूं आपके पास हरीश जी। अब जरा पूनिया साहब को सुन लेते हैं। पूनिया साहब, जो आरोप ये लगा रहे हैं, हरीश, हाँ, जो आरोप ये लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये इनमें इन बातों में दम है? देखिए, कोई दम नहीं है। आप कह रहे हैं कि अमित शाह की रणनीति थी अध्ययन करके विकास, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने विकास नहीं किया, उसका अध्ययन किया, उसको उजागर किया, गुजरात मॉडल लाए। कहां विकास की बात हुई? और ये कोई विधानसभा का चुनाव थोड़ी हो रहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आलोचना की जाए। आप तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी, और उसमें क्या क्या शब्द बोले गए। आप नरेंद्र मोदी जी के आखिरी दिनों के जो भाषण देख लीजिए, उसमें कहीं विकास की बात नहीं, वहां उसमें कोई विकास की बात नहीं थी। उसमें केवल और केवल जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किया था। कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस, उन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको बनाना है। नहीं तो कौन सा फार्मूला था? अरे अमित शाह का फार्मूला कौन सा था, तो बता दीजिए देने वाला हमें। अमित शाह का फार्मूला कौन सा था? उनका फार्मूला था कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जाए। कौन सा फार्मूला था? नहीं, चलिए, विकास करेंगे। बिल्कुल गलत है। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे, मैं बिल्कुल चर्चा के आखिरी हिस्से में हूं, पूनिया साहब मैं आता हूं। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे, आप ये बताइए कि जब जब इस तरीके की बातें होती हैं, लव जिहाद का मसला वो आपकी तरफ से आ जाता है, राम मंदिर का मसला वो आपकी तरफ से आ जाता है, आपकी पार्टी के पास ऐसे ही मामले क्यों हैं जिस पर विरोधी कहते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं या उससे उन्माद भड़क सकता है? नहीं, ये मुद्दा हमारे तरफ से नहीं है मान्यवर। ये मुद्दा मीडिया ने लाया, मीडिया खोज करके लाई। तारादेव का मामला मीडिया ने लाया, तमाम ऐसी घटनाएं मीडिया ला रही। अगर उस पर जो गलत काम हो रहा है उसकी निंदा करना, अगर कोई गलत काम है तो हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार का नाम बदल करके शादी करना, उसके बाद सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, वो अच्छा काम है। उसका हर चीज चले, ठीक है। मैं आखिरी सवाल मेरा अब पूनिया साहब आपसे, मैं आपसे जाना, ठीक है हरीश जी, आपने बोला, अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा आपने। पूनिया साहब, मैं इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए कुछ उदाहरण तो आ रहे हैं, कुछ वाकये सामने आ रहे हैं। एक जिम्मेदार, आप सांसद भी रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मंझे हुए राजनेता होने के नाते, इन उदाहरणों के साथ इसको जिस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, हम इसके ऐसे जितने भी उदाहरण हैं उसकी घोर निंदा करते हैं और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधी है उनको दंडित किया जाने चाहिए। हम कतई उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन ऐसे मुद्दों को एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, देश को, समाज को बांटा जाए, धर्म के आधार पर बांटा जाए, हमने इसकी निंदा की है। हम कभी और बात नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी पूनिया साहब, बहुत शुक्रिया। और हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों की बात को रोकने के लिए, क्योंकि वक्त आज इतना ही है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है वो ये है कि अगर मुल्क के खिलाफ किसी तरीके की साजिश हो रही है, अगर किसी तरीके का षड्यंत्र हो रहा है, अगर किसी को सताया जा रहा है, तो उसके लिए हिंदुस्तान में कानून मौजूद है। वो कानून अपना काम करेगा, इस बात को पूनिया साहब भी मान रहे हैं। लेकिन उसको किसी मुलम्मे में चढ़ा देना, उस पर किसी तरीके की लेबलिंग कर देना, उसको किसी रैपर में लपेट देना, यह बात गलत है। जो पीड़ित है उसके साथ न्याय हो, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन उस पर सियासत मत कीजिए। अगर वाकई मामले को इतनी गंभीरता से कोई भी पार्टी हो वो ले रही है। नमस्कार।